गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने रिएक्शंस किया होगा। लास्ट जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा होगा रिएक्शंस विद वाटर, वाटर के साथ में रिएक्शंस, और वाटर के साथ में कौन कैसे रिएक्शंस देता है इस बारे में आपने देखा होगा। कुछ आपके बहुत तेजी के साथ में रिएक्शन देता है, तो कुछ हॉट वाटर गर्म पानी के साथ में मेटल रिएक्शन देता है, तो कुछ वाटर वेपर के साथ में देता है। और इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए थे और लगभग हर एक रिएक्शंस में हमने देखा था कि वो हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करता है। इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था वो सोडियम का सबसे ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम से, फिर मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी जिंक से ज़्यादा होता है, जिंक का आयरन से, आयरन का कॉपर से, और इसी तरह के हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखाया था कि कैसे मेटल्स का धातुओं की रिएक्टिविटी होगी वाटर के तरफ। वाटर से जब रिएक्शन करेंगे तो किस मैनर में वो रिएक्शन देगा। ओके, किसी चीज की जो रिएक्टिविटी होती है, अभिक्रियाशीलता होती है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो धातु कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। जिस धातु के पास इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी अभिक्रियाशीलता भी ज्यादा होगी। तो सोडियम, मैग्नीशियम और जो हमने जिंक और आयरन और कॉपर का जो एक सीक्वेंस बनाया था उसमें सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वो बहुत शीघ्रता से जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करता था। ओके, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, उसी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। चैप्टर हमारा क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु जिसे बोलते हैं आप। तीसरा जो हमारे पास आज पॉइंट होगा वो अभिक्रियाशीलता होगी मेटल की अम्लों के साथ। तो यहां पे देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, यानी अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता, अभिक्रिया ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, जिस तरीके से आपके वाटर के साथ, जल के साथ अभिक्रिया थी धातुओं की, वैसे ही कुछ अभिक्रिया इसमें है। हमारे पास दो तरीके के लगभग एसिड्स का हम हमेशा नाम लेते हैं, एक तनु और एक सांद्र। तनु को डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, जो सांद्र होता है उसको कंसंट्रेटेड एसिड के नाम से जानते हैं, यस कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। अब कुछ धातुएं डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शंस करता है, तनु अम्ल के साथ में रिएक्शन करता है, बहुत शीघ्रता से करता है, जैसे जल में आपने देखा था। कुछ धातुएं तनु अम्ल के साथ में रिएक्शंस करता है लेकिन बहुत शीघ्रता से नहीं करता है। कुछ रिएक्शंस करता है बहुत स्लोली रिएक्शंस करता है, धीमी गति से रिएक्शंस करता है। कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो रिएक्शन ही नहीं करता है हम लोग के साथ में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो बहुत ही विग्रसली, बहुत ही तेजी के साथ में अभिक्रिया करता है एसिड के साथ, तो उस धातु की अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा होगी। ओके, बात आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो एक रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देते हैं, किसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, किसकी कम है, कैसे है, ये चीज भी हमें ध्यान में रखना होता है। और इसको ध्यान में रखने के लिए मैं बार बार, चाहे हमने वाटर में रिएक्टिविटी को देखा है या चाहे एसिड में आप देखेंगे, हर जगह पे हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। जब तक हमें कंपेयर करना नहीं आएगा, एक दूसरे से तुलना करना नहीं आएगा, तब तक हम रिएक्शंस को हम अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं कि हाँ कौन कैसा रिएक्शन देगा, नहीं तो सब एक ही जैसे लगेगा। और यहाँ के एलिमेंट्स को अलग अलग पहचानने का भी तरीका होना चाहिए। अब जैसे रिएक्टिविटी को और समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं,
जैसे मान लेते हैं कि आप लोग कई स्टूडेंट एक जगह बैठे हुए हैं और मैंने किसी बच्चे से पूछ लिया बेटा एक पेन दे दो, तो हो सकता है कि एक बच्चा उठ करके फटाक से उन्होंने मुझे पेन दे दिया। एक बच्चे ने ढूंढना स्टार्ट किया भी कि हम पेन निकाले तब दे सको, एक ने ऐसे ही बैठा रहा कि अरे कोई ना कोई तो देगा ही। तो इस तरीके से जिस बच्चे ने अपने हाथ से लिखा हुआ पेन फटाक से हमको दे दिया, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। यहाँ पे रिएक्टिविटी नहीं, उसकी एक्टिवनेस बोलेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे थे रिएक्शन से, इसीलिए हम इसको रिएक्टिविटी बोलेंगे। ओके, अभिक्रियाशीलता बोलेंगे। और एक चीज जान लीजिए, जिसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी भी बहुत हाई होती है। ओके, एक्टिविटी और रिएक्टिविटी दो अलग अलग चीज होते हैं। क्लियर? ओके, खैर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस तरीके से हम देखेंगे, जैसे हमारे पास कुछ मिनरल एसिड्स होता है, HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, कुछ ऐसे हमारे पास एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स। फास्फोरिक एसिड्स भी होता है इसमें। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ HCl से रिएक्शंस करता है, वो भी जब HCl कैसा हो, तन हो, डाइल्यूट हो, तब रिएक्शन करता है। डाइल्यूट में कुछ और रिएक्शन देता है, कंसंट्रेटेड में कुछ और रिएक्शन देता है। यानी जब हमारा एसिड डाइल्यूट होता है, तन होता है, तब कुछ और प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है। जब कंसंट्रेटेड होता है तब कुछ और उत्पाद बनाता है। इसी तरीके से H2SO4 के साथ में वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाता है, HNO3 के साथ में डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हमें इस चीज को दिमाग में रखने के लिए हम क्या करेंगे, पेन कॉपी उठाएंगे और रिएक्शंस को लिखते हुए चले जाएंगे कि हाँ ये इससे रिएक्ट करता है तो ये चीज बनाता है, ये इससे रिएक्ट करता है तो ये चीज बनाता है। जब तक आपके ध्यान में ये चीज नहीं आएगा तो रिएक्शन आपको कंफ्यूज करेगा हमेशा से, और वो कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको केमिस्ट्री में थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, और बहुत रिवीजन की जरूरत है। और एक बार जहां चीजें समझ में आने लेंगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप आप ऐसे ही कर लेंगे। इसमें कोई वो नहीं, और बहुत सिंपल भी है। जो चीज जितना हार्ड होता है समझने में, एक बार समझने के बाद वो इतना इजी हो जाता है। ये चीज हमेशा माइंड में रखिए। ओके, तो किसी को रिएक्शन में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? जैसे हम बात करते हैं सोडियम की। जब सोडियम आपके HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करता है, बनाएगा, NaCl का फॉर्मेशन करेगा। मैग्नीशियम जब डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शंस करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करेगा। लेकिन जो मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया, जो सोडियम ने रिएक्ट किया, दोनों को कंपेयर करते हैं, या जब हम प्रैक्टिकली इस चीज को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो सोडियम है वो बहुत तेजी के साथ में रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करता है। मैग्नीशियम करता है, निष्कासित करता है हाइड्रोजन गैस को, लेकिन सोडियम के कंपैरिजन में कम करता है। अब सोडियम के कंपैरिजन में कम करता है, यानी थोड़ा सा स्लो रिएक्शन देगा। थोड़ी देर बाद अगर हम टाइमर लगा देंगे तो हम देख पाएंगे कि हाँ कि कौन जल्दी हाइड्रोजन को लाइब्रेट कर रहा है, कौन तेजी के साथ में, और कौन बहुत ही स्लो लाइब्रेट कर रहा है। ये चीज हम देख पाएंगे। ओके, तो हम सबसे पहले रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद मेटल्स। यहाँ पे एक लाइन हम लिख देते हैं, मेटल्स जब भी रिएक्ट करता है आपके एसिड के साथ में, डाइल्यूट एसिड के साथ में, तनु HCl के साथ में, तो वो साल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करता है। तो एक स्केलेटन अगर हम दिमाग में रखे तो हमेशा से उससे हम डेफिनेशंस बना सकते हैं। जैसे मेटल्स और प्लस एसिड, यहां पे हम क्या लिखे, एसिड लिख रहे हैं, और वो भी क्या लिख रहे हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट में DIL लिख करके डॉट लग देंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, जिसे हम तनु बोलते हैं। जब भी ये रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लाइब्रेट करेगा। यह हाइड्रोजन गैस हमारा निकल रहा है, ऊपर की तरफ जाता है, आपको गैसियस स्टेट में होता है तो इसके एरो से ऊपर दिखाया जाता है। ओके, इसीलिए एरो यहाँ पे साइड में दिखा। तो क्या बनेगा, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं जब धातु एसिड के साथ में, डाइल्यूट एसिड के साथ में अभिक्रिया करती है तो हमारा लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करता है। लिख सकते हैं इस चीज को।
ये हमारा डिफिनीशन तैयार हो जाएगा और फिर हम एक एक करके रिएक्शन देंगे। अब सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम रिएक्ट विद, अब एक बात बोलते हैं यहाँ पे, when sodium react with dilute HCl to form sodium chloride and hydrogen gas। मैंने बोला जब सोडियम धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करता है। बात समझ में आ गया? इसी को आप डिफिनीशन लिख लेंगे। तो आइए इसको रिएक्शन में कैसे देंगे। अब मेटल्स की जगह पे हमने क्या लिया, सोडियम ले लिया, ओके, और एसिड की जगह पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और डाइल्यूट लिया, ये चीज तनु लिया, क्या बना दिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को हमने निकलते हुए दिखा दिया। यही डिफिनीशन बन गया। आप लोग नोट्स बना सकते हैं इस चीज को। सोडियम, जब सोडियम तनु HCl के साथ में अभिक्रिया करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये आपका ना सोडियम क्लोराइड। क्लियर? आई होप कहीं डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके, इस तरीके से आपने, अब रही बात बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस आपको करना पड़ेगा, ये चीज आप जानते हैं। इधर देखिए आपके पास 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो यहां 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर 2 क्लोरीन हो गया और इधर 1 दिख रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 सोडियम हो गया, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बैलेंस रिएक्शन। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से जब मैग्नीशियम का रिएक्शन करते हैं, फिर से इसके साथ में मैग्नीशियम एलिमेंट का सिंबल आपको पता है, 9th क्लास में कम से कम 20 तक के एलिमेंट्स आपको लर्न करवाए गए होंगे, हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक के, या इसके आगे जिंक तक आपने 30 तक के जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स आपने याद कर रखे होंगे, तो वो एक ध्यान में होनी चाहिए। मैग्नीशियम, फिर इसके HCl के साथ में हम रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट लेते हैं यहाँ पे, और इस जब भी ये रिएक्शन करेगा तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस ये भी लाइब्रेट करेगा। क्लियर? जब ये लाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम है। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का है, लेकिन 2 एटम है, 2 परमाणु से मिलकर के एक अणु हाइड्रोजन का बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन अगर जिंक के साथ में करा देते इसी चीज को, जिंक और प्लस HCl के साथ में हम रिएक्शन करा देते, ये भी हमारा क्या हो, डाइल्यूट हो, और फिर यहाँ पे क्या लेंगे, जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, बैलेंस करना है, सेम यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए, सारा चीज बैलेंस हो गया। इतने रिएक्शंस हमने यहाँ पे बताए। एक रिएक्शन और भी बता देते हैं, कॉपर और प्लस HCl लेते हैं और ये भी कैसे लेते हैं, डाइल्यूट लेते हैं, और ये यहां पे लिख देते हैं नो रिएक्शन। नो रिएक्शन यानी कोई रिएक्शन नहीं देगा, ये क्यों नहीं देगा। अब इस चीज को कैसे देखा गया, आप समझ रहे होंगे कि ये सब कैसे देखा गया होगा भाई, कि ये रिएक्शन नहीं देता, ये बहुत तेजी के साथ में रिएक्शन देता है, ये धीमे रिएक्शन देता है, ऐसे कैसे समझा गया है। डेफिनेटली क्वेश्चन एराइज होनी चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन एराइज होनी चाहिए, कैसे हुआ, ये सब प्रैक्टिकली देखा गया है। प्रैक्टिकली अब जैसे इतने सारे एलिमेंट्स आपने सब जगह मैंने डाइल्यूट HCl ले रखा होगा, आप जब हर क्लास में जाएंगे तो प्रैक्टिकल करेंगे और चीजों को समझेंगे, या आपके बुक में ही है, मैं समझा देता हूँ इस चीज को। यहाँ पे जितने भी हमने लिए एसिड वो सब HCl और डाइल्यूट HCl, आप 3 टेस्ट ट्यूब 4 टेस्ट ट्यूब HCl ले लीजिए। टेस्ट ट्यूब या किसी पॉट बीकर वगैरह होता है, उसमें HCl आप 4-5 जगह पे एक बीकर में भर लीजिए। प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं यहाँ पे। सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, जिंक मेटल और कॉपर मेटल, इसको बारी बारी से आप हर एक टेस्ट ट्यूब में अगर आप ले रहे हैं एसिड या चाहे बीकर में ले रहे हैं उसमें डाल दीजिए। आप देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे, इसमें बहुत ही शीघ्रता के साथ में, विग्रसली बहुत शीघ्रता के साथ में इसमें रिएक्शन होता है। आपको कुछ
गैसेस बाहर निकलते हुए दिखेंगे। वो गैसेस कौन से होंगे? हाइड्रोजन गैस होंगे। जो सोल्यूशन होगा वो आपका NaCl का बन जाएगा। जो मैग्नीशियम है ये भी हाइड्रोजन गैस को एलिमिनेट करेगा, निष्कासित करेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसको आप देखेंगे थोड़ा सा स्लोली इसमें हो रहा है, इसमें और स्लोली हो रहा है। और जिसमें आपने कॉपर को रखा होगा उसमें कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। हो गया प्रैक्टिकली, जान लिया हम लोगों ने। और ये सब प्रैक्टिकली सबसे पहले फाइंड आउट किया गया है, देखा गया है, तब जाकर के हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है कि आप इसको जानिए और समझिए इस चीज को। ओके, तो आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से रिएक्शंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। हमें बहुत सी चीज मेमोराइज करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। क्यों याद रखना पड़ता है? जब हम स्कूल में जाते तो हमारे जितने भी स्कूल के सहपाठी होते, चाहे 100 हो चाहे 50 हो, एक एक के नेचर के बारे में आप जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हमेशा आपका उठना बैठना होता है, इसीलिए आप जान जाते हैं। एक एक को बाय फेस बाय नेम आप उनको जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमेशा उसके साथ में रहे। इसी तरीके से किसी भी चीज को जानने के लिए उसके साथ में रहना जरूरी है, उसको टाइम देना जरूरी है। अगर आपको केमिस्ट्री जानना है, आपके रिएक्शंस जानना है, तो सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने वीडियो को देखा और इस चीज को लिख लिया और बस हो गया हमारा। नहीं, आपको इसके साथ में रहना होगा, यानी इसको पढ़ना होगा, एक रफ पेन उठाना होगा जिससे आप बार बार लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और एक सीक्वेंस रखेंगे, इसका नेचर, इसका नेचर, इसका, क्योंकि ये सब बोल नहीं पाते, बोलना आपको पड़ेगा इनके साथ में। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब अगर कोई आपसे कहे कि इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे है, तो आप कैसे जानेंगे? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा इसमें? सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर। कॉपर तो रिएक्शन देता ही नहीं, लेकिन ये ऑर्डर होगा, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, घटता हुआ क्रम होगा। जो धातुएं आपने यहाँ पे दिखाया उन धातुओं का। ओके, आई होप चीजें समझ में आ रहा होगा। अगर चीजें समझ में आ जाए तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे रिएक्टिविटी को भी लेकर के आएंगे। और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और जो मैंने बात कहा उस पर जैसा अमल करिएगा। क्योंकि कुछ बच्चों को आया था कि सर तुम से स्लो बोलिए, और मैंने उसको ध्यान में रखते हुए आज उस तरीके से बोलने की कोशिश किया। ओके, और इस वीडियो में हर एक चीज को मैंने लगभग डिफाइन कर दिया। अब बात यह आती है कि आप इसको कितने दिन तक याद रख सकते हैं। और वीडियो को हमेशा देखिएगा, बिल्कुल कंप्लीटली देखिएगा, तभी चीजें समझ में आए। क्योंकि कोई भी वर्ड बेवजह नहीं बोला जाता, वो हमेशा आपकी जानकारी के लिए बोला जाता है। ओके, तो इतना सा रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीज लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।